साथियों नमस्कार। फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ विवेक सचान, CLI इलेक्ट्रिक लोको इंस्पेक्टर TTC आलमबाग लखनऊ। साथियों, मैंने विगत कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें OC से किस प्रकार से AC सप्लाई नीचे आती है और मेन ट्रांसफार्मर से फीडिंग पावर सर्किट से होते हुए कैसे ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में आती है और वहाँ से ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में जाती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लोगों में जो ट्रैक्शन मोटर लगी हैं वो DC सीरीज मोटर हैं। सप्लाई आपकी कौन सी ले रहे हो? वो ले रहे हो AC। तो आगे का कार्यक्रम आप स्वयं देखें। ये सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर से फीडिंग पावर सर्किट ग्रेजुएटर से नॉच लेने पर एक मिनट मित्रों, A34 A0 मशीन के माध्यम से आती है और म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा TFP1 TFP2 ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी इनकी वाइंडिंग में आती है। इनके पर ही लगा हुआ है QRSI1 और QRSI2। ये ओवर करंट होने पर ये रिले एनर्जाइज होती है और डीजे खोलकर RSI ब्लॉक व अन्य की सुरक्षा प्रदान करती है। जब भी RSI ब्लॉक में ओवर करंट होने की संभावना होती है। सप्लाई आगे गई, AC आ रही है। उसके बाद ये ब्रिज टाइप रेक्टिफायर ब्लॉक लगाया गया है। इसमें 4 आर्म होते हैं और प्रत्येक आर्म में 16 डायोड होते हैं और डायोड वन वे का काम करते हैं। सप्लाई जा तो सकती है, वापस नहीं आ सकती। और इनका काम क्या है? AC को DC में बदलना। तो RSI1 की बिजली जब इस रेक्टिफायर ब्लॉक RSI1 से होती हुई आगे बढ़ाई जाती है तो यहाँ पर AC अब DC में परिवर्तित होती है। RSI ब्लॉक में ये ब्रिज टाइप RSI ब्लॉक है और प्रत्येक 4 आर्म है। प्रत्येक आर्म में 16 डायोड लगे हैं। कंपनियों के हिसाब से वेरी करने लगे हैं वर्तमान में, लेकिन जो स्टैंडर्ड था वो 16 का ही था। यानी कि एक RSI ब्लॉक में 64 डायोड। अब वो कंपनियां इतनी आ गई हैं और कोई एक समानता नहीं है रेलवे में, तो डायोडों की संख्या कम ज़्यादा होने लगी। लेकिन एक नॉर्मल आपसे कोई लेना देने एज ए लोको पायलट इतना बड़ा मुद्दा नहीं आपके लिए। यहाँ AC DC में बदली, लेकिन DC जो बनी शुद्ध DC नहीं होती, उसमें AC की पल्स रह जाती है। तो उसको SL1 स्मूथिंग रिएक्टर से गुजारा जाता है। इसमें 2 कॉइल होती हैं। जब ये बिजली इससे गुजरती है तो शुद्ध DC बन जाती है और ये बिजली यहां से आगे बढ़ी। RSI1 की बिजली ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 के लिए, RSI2 की बिजली ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5 और 6 के लिए आगे नहीं बनाया है। सेम जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो RSI1 की बिजली SL से होती हुई ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 के लिए जाती है। और ये कब जाती है? ट्रैक्शन मोटर को बिजली देने के लिए, यानी करंट पहुंचाने के लिए लाइन कॉन्ट्रैक्टर लगाए गए हैं। प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर का एक लाइन कॉन्ट्रैक्टर होता है। यानी कि जस्ट लाइक ऐसे समझ लीजिए TM1 L1, TM2 L2, TM3 L3, इसी तरीके से TM4 L4, TM5 L6 और TM6 L6। तो जैसे ही आप MP को N पर रखते हैं तो ये लाइन कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाते हैं क्षयो। और जब MP से आप पहला नाच लेते हैं तो कौन सी DC सप्लाई लाइन कॉन्ट्रैक्टर के बंद होने पर 1 नंबर TM1 के साथ U1 लगाया गया। U मतलब वोल्ट मीटर। U के साथ एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। तो सप्लाई यहाँ से TM1 से होती
J1 रिवर्सर है, गाड़ी को आगे या पीछे ले जाने के लिए, यानी कि गाड़ी की दिशा निर्धारित करने के लिए रिवर्सिंग कॉन्टैक्टर लगाया गया है। J1 और J2, J1 और J2 दोनों एक ही डायरेक्शन में एक समय में स्थित होते हैं, यानी कि कैब नंबर 1 से आप आगे की तरफ चल रहे हैं तो J1 कहां होंगे? अप, 1 अप, कैब नंबर 1 अप। और जब आप कैब नंबर 2 से गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे, आगे चल रहे होंगे तो 2 डाउन, यानी कि जो कैब लीड करेगी रिवर्सर की स्थिति वही रहेगी। कंफ्यूजन हो तो ये समझिए कि कैब नंबर 1 का में आप बैठे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हुआ? 1 अप हुआ। लेकिन कैब नंबर 1 से ही शंटिंग कर रहे हैं और आपसे कहा गया पीछे की तरफ आइए, यानी कि कैब नंबर 1 से आप पीछे की तरफ चल रहे हैं। आपने कैब नहीं बदली, आगे की तरफ जा रहे थे, अब तक कहा गया पीछे, आपने कैब नहीं बदली, कैब 1 में ही बैठे हैं, लेकिन गाड़ी कहां जा रही है? पीछे की तरफ। तो लीडिंग में कौन सी कैब हो गई? कैब 2। तो कैब 2 हो गई तो J1 J2 कहां जाएंगे? डाउन। जो कैब लीड करती है उसी के हिसाब से एडजस्ट होता है। तो आपने दिशा निर्धारित कर ली। J1 तो सप्लाई आई, सबसे पहले ट्रैक्शन मोटर के आर्मेचर में आई और आर्मेचर के साथ ही आपका पिनियन बंधा रहता है, वहां से सप्लाई आई। दिशा निर्धारित होने पर J1 से कहां गई? ट्रैक्शन मोटर की फील्ड में, और फील्ड के साथ बुल गियर बना रहता है। तो J1 से दिशा निर्धारित, J1 J2 से दिशा निर्धारित होने के बाद सप्लाई कहां गई? कुछ जो फिगर है उसमें विसंगतियां हैं, वहां पर F1 को पहले कर दिया गया है, RPS1 को बाद में कर दिया गया है। RPS1 क्या है? फील्ड वीकनिंग रेजिस्टेंस है, परमानेंट फील्ड वीकनिंग रेजिस्टेंस, यानी फील्ड को सप्लाई ज्यादा ना जाए उससे पहले एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है जिससे फील्ड को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। तो सबसे पहले सप्लाई जाती है RPS1 में, यानी कि TM1 के RPS1, TM2 के RPS2, TM3 के RPS3 में। और ये RPS क्या है? फील्ड वीकनिंग रेजिस्टेंस है। कहां रखे गए हैं? MVRH के डक्ट में रखे गए हैं, जहां इनको ठंडा करने का काम MVRH करता है। तो पहले सप्लाई RPS1 फील्ड वीकनिंग रेजिस्टेंस में आई, उसके बाद F1 फील्ड 1 में आई, और उसके बाद S11S शंटिंग कॉन्टैक्टर में गई। ये इंडक्टिव शंट है। जब शंटिंग कॉन्टैक्टर आप लगाते हैं और जब छोड़ाते हैं तो जो आर्क प्रोड्यूस होती है उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है। तो SJ लगाया गया और इस प्रकार आपका लोको मूव करने लगता है, यानी RPS1 फिर F1 SJ शंटिंग कॉन्टैक्टर, इसी प्रकार RPS2 F2 RPS3 F3। ठीक है, इसी तरीके से नीचे यही सारा कार्यक्रम नीचे होता है। अब देखिए TM1 L1 TM1 के साथ U1 लगा है, 2 के साथ कुछ नहीं लगा। TM3 के साथ क्या लगा है? A1 और A1 मतलब अमीटर, यानी कि करंट का मीटर। तो TM3 के साथ करंट का मीटर लगा है। साथ ही साथ L2 और L3 के बीच में QD लगी है, QD1, ये करंट डिफरेंशियल रिले है। जब भी L2 और L3 के बीच में 160 एम्पियर का करंट डिफरेंस हो जाएगा तो QD ऑपरेट हो जाती है, और QD ऑपरेट होके Q48 को एनर्जाइज कर देती है। और ये क्या काम करती है? 3 काम करती है। नंबर 1, LSP की बत्ती जलाती है। नंबर 2, Q51 को ENERGISE एनर्जाइज करके नाच को घटा देती है। और नंबर 3, ऑटो सेंडिंग
ऑटो सेंडिंग कराती है 4 सेकंड के लिए। ये 3 काम करती है। तो QD1 किसके बीच में लगी है? टैक्सन मोटर नंबर 2 और 3 के बीच में। और QD2 लगी है टैक्सन मोटर नंबर 4 और 5 के बीच में। 4 नंबर पर फिर लगा है एम्पियर मीटर A2 या जो भी आप नाम दें A2। 5 नंबर पे कुछ लगा, 6 नंबर पे फिर लगा है U1। तो ये है आपका टैक्सन पावर सर्किट। साथ ही साथ 1 2 3 TM 1 2 3 के पैरेलल में रिले Q20 लगाई गई है। रिले Q20 ओवर वोल्टेज की रिले है। जब टैक्सन मोटर को दिए जाने वाला करंट 790 वोल्ट से अधिक होता है तो ये एनर्जाइज होकर सोन बजाती है और क्या करती है, लेट जो मॉडिफाइड है तो नाच को रिग्रेस कराती है। ऐसी कंडीशन में आपको नाच को बैक कम करना है। और ये कितने पे? 700 वोल्ट जब हो जाता है तो ये रीसेट हो जाती है, यानी 790 और 700 इसकी सेटिंग है। तो भाई इसमें जो टैक्सन पावर सर्किट है, मैंने फीडिंग पावर सर्किट बताया, ऑक्सिलरी वो टैक्सन पावर सर्किट बताया, इसी में मैं ऐड कर देता हूं ऑक्सिलरी पावर सर्किट। अभी तक सब स्मूथ चला रहा था, आप AC लाए, यहां से आपने DC बनाया, तो विभिन्न उपकरण आपको लगाने पड़े। RSI लगाया आपने, SL लगाया, टैक्सन मोटरों को ठंडा करने के लिए आपने ब्लोअर लगाए, टैक्सन मोटर चलेंगी तो गर्म होगी, तो लोगों में ऑक्सिलरी भी लगाई गई हैं। कौन कौन सी ऑक्सिलरी लगी हैं आप ऐसे देख लीजिए। लोगों में 11+1 ऑक्सिलरी लगी हैं। तो नंबर 1 RSI ब्लॉक, ये क्या कर रहा है? AC को DC में बना रहा है ना, तो ये गर्म होगा तो क्या करिए? ठंडा करे। ठंडा करने के लिए 3 आइटम, पानी, हवा और तेल। किससे ठंडा करोगे? पानी से कर नहीं सकते, तेल से करोगे नहीं, हवा के लिए क्या लगाओगे? ब्लोअर। तो ब्लोअर लगाया तो क्या हो गया? VSI 1 लगा दिया। ब्लोअर चलेगा कैसे? मोटर से। तो क्या हो गया? MVSI 1 हो गया। अब MVSI 1 लगा दिया है तो साथियों कभी दिक्कत करेगी तो इसके लिए आपके पास आइसोलेटिंग स्विच भी तो होना चाहिए। तो स्विच लगा दिया, क्या? HVSI 1। ठीक। अब MVSI 1 चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो लोको पायलट की तो छींकें आ जाएंगी, वो दिन भर कॉरिडोर में रहेगा ALP। इसके काम की जांच करने के लिए रिले लगाई गई। कौन सी? QVSI 1। ठीक। इसी तरीके से इसके लिए हो गया, RSI 2 के लिए। तो कितने ब्लोवर हो गए? एक इसके लिए, एक इसके लिए, 2 ब्लोवर लगा दिए भाई हमने, 2 ब्लोवर लग गए। अगला आया SL1, SL1, SL2, ये भी तो गर्म हो गए। ये गर्म हो गए तो ठंडा करो काय से? हवा से। तो अब इनके लिए ब्लोवर लगाया क्या? VSL1। मोटर लगा दी, MVSL1। स्विच लगा दिया, HVSL1। रिले QVSL1। तो 2 हो गए ना, 1 और 2। कितने हो गए? 2 + 2, 4 ब्लोअर लगा दिया भाई। अब आइए आगे, टैक्सन मोटर नंबर 1 2 3 और 4 5 6। इनको टैक्सन मोटर मूव करेंगी, रोटेट करेंगी, तो इनकी तो गर्म होगी, तो इनको ठंडा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे काय से? तो हवा से करो। हवा से करोगे तो ब्लोअर लगाओ तो मोटर लगाओ तो स्विच लगाओ, और स्विच लगाओ तो काम के जांच करने वाली रिले लगाओ। तो TM का उल्टा MT टैक्सन मोटर VMT हो गया। VMT मोटर लगा दी, MVMT 1 स्विच लगा दिया, HVMT 1 रिले लगा दी, QVMT 1। ठीक। तो इस ब्लॉक के लिए तो क्या हो गई? MVMT 1, और इसके लिए MVSI
MT2। इसी तरीके से MVSL2, इसी तरीके से MVSI2। हो गए ना? तो दो इसके कितने हो गए? +2, 6 ब्लोवर लगा दिए भाई आपने। कितने? 6 तो ब्लोवर लगा दिए। अब आपने फीडिंग पावर सर्किट समझाया था। ओसी की सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर में आती है और मेन ट्रांसफार्मर तेल में डूबा रहता है, तेल में डूबा रहता है। तो भैया तेल भी गर्म होगा, तेल गर्म होगा तो ठंडा करो, कैसे करोगे? हवा कैसे करोगे? और ट्रांसफार्मर के तेल को कहते हैं, देखो भाई, RH। ठीक, तो इसके लिए ब्लोवर लगाओ, VRH। हो गया? मोटर लगाओ MVRH और रिले लगाओ QVRH। तो एक ब्लोअर और लगा दिया भाई, 1 हो गया। क्या हो गए? 7 हो गए। अब ये ट्रांसफार्मर में तेल जो एक जगह ठहरा हुआ है, अब ठंडा करोगे तो ब्लोअर एक तरफ चल रहा है तो ठंडा कैसे होगा यार? सामने सामने ठंडा करता रहेगा, पीछे वाला तेल कैसे ठंडा होगा? या तो ब्लोअर घुमाओ या तेल घुमाओ। तो ब्लोअर घुमाना तो आसान नहीं, कर तेल घुमाओ। तेल घुमाओ तो क्या लगाए? पंप लगाओ। तो पंप लगाया गया। पंप को क्या कहते हैं भाई? नहीं बची, चलो यहां लिख देते हैं भाई, समझ लीजिएगा आप लोग। पीएच ना, मोटर लगा दी, MPH हो गई, स्विच लगा दिया, HPH हो गया, और रिले लगा दी, QPH हो गई। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6, 1 7 और +1 8। 8 जल्दी लगा दी ना। आप क्या बची? 11 बताई थी ना, 3 बची। तो भैया गाड़ी चलानी है तो विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रैक्टरों को पिकअप कराने, गाड़ी में ब्रेकिंग कराने, समस्त समस्याओं के निदान के लिए आपको हवा की जरूरत है। और हवा कहां से मिलेगी? कंप्रेसर थे तो कंप्रेसर क्या कहते हैं? CP, यानी कि MCP। मोटर लगा दिए तो MCP। तो MCP कितनी लगाई गई? 3। तो 3 MCP हो गई, MCP1, MCP2, MCP3। तो +3 बराबर 11 हो गए ना, +1 CHBA बैटरी चार्जर। 11 + 1 टोटल जल्दी आपके यहां लगी है 11 + 1 8 लगा दी। 3 कंप्रेसर, 1 बैटरी चार्जर। ये आपका हो गया, आपका लोको कंप्लीट। कभी मौका मिला तो इनके विषय में भी समझा दूंगा कि ये जो ऑक्सिलरी लगाई हैं इनका क्या रोल है। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, रिले विले सब बता दी। इससे ज़्यादा वीडियो में ज़्यादा नहीं बताया जा सकता साथियों। तो ये आपका जो मेरा पार्ट 1 था उसका ये पार्ट 2 है। इसमें अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आई हो तो मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करें। फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा नंबर है 9794834700। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जितनी मुझे ज्ञान है उसी के अंतर्गत मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो धन्यवाद साथियों। लेकिन फिर एक बार कहूँगा यार, अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करो यार। एक आपका बड़ा भाई आपसे निवेदन करना है। ठीक है भाई, धन्यवाद।